सो हेलो एवरीवन, ये होने वाला है लेक्चर अपने उसी लेक्चर नंबर 2 होने वाला है उसी चैप्टर का जो हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था चुंबकत्व तथा द्रव्य का। और उसके अंदर हम मैक्सिमम चीज़ों को जो पढ़ने वाले हैं वो विद्युत क्षेत्र की तरह ही है। ठीक है, उसके बारे में आपको एक बेसिक सी हिंट दे देता हूँ। आपने चैप्टर नंबर 1 के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा था, राइट। अब इस चैप्टर नंबर 5 के अंदर आप चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ने वाले हो। इसके बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको पिछले लेक्चर के अंदर बता दी हैं। जिन भी बच्चों ने नहीं देखी जाकर देख लें, उसकी लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 सभी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रखी है। ठीक है, सबसे पहले मैं विद्युत क्षेत्र के बारे में बात करूँ तो आपने इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा था। इनके अंदर मैं बेसिक सी चीज़ें हाईलाइट कर देता हूँ। पहली तो ये कि आपने द्विध्रुव यानी डाइपोल के बारे में भी पढ़ा था। मैंने आपने दो आवेशों के बारे में पढ़ा था, एक होता है प्लस क्यू, एक होता है माइनस क्यू। आपने अच्छी स्थिति में वैल्यू निकाली थी, है ना। आपने नरच्ची स्थिति के अंदर भी वैल्यू को निकाला था, याद होगा आपको तो। और इनके अंदर मस्त मस्त वैल्यू निकल के आई थी, है ना, आई थी कि नहीं, ये सब आपने पढ़ा था। काफी मजेदार टॉपिक था ये। अब हम चुंबकीय क्षेत्र को पढ़ेंगे। ये बिल्कुल विद्युत क्षेत्र की तरह ही होता है, तो लगे हाथों आपका विद्युत क्षेत्र का रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर भी हम द्विध्रुव को पढ़ेंगे, लेकिन वो कौन सा द्विध्रुव था, विद्युत द्विध्रुव। और ये कौन सा द्विध्रुव होगा, चुंबकीय द्विध्रुव। हालांकि मैं इसको पढ़ा चुका हूँ, एक बार रिवीजन करा दूंगा। उसमें प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश होते थे, इसमें नॉर्थ और साउथ होगा। ठीक है, उसमें भी अच्छी स्थिति में निकाली थी, इसमें भी अच्छी में निकालेंगे। उसमें निरच्ची में निकाली थी, इसमें भी अपन निरच्ची के अंदर निकालेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अभी हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कौन सा, चुंबकीय क्षेत्र। ये बिल्कुल विद्युत क्षेत्र की तरह रिलेट है, तो ज्यादातर चीजों को मैं आपको रिलेट करके ही पढ़ाने वाला हूँ। इस चीज का ध्यान रखना। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो कि थोड़े से अलग हैं, वो ये है। पहले तो द्विध्रुव को देख लीजिए। द्विध्रुव क्या होता है, जैसे दो हमारे पोल रखे हुए हैं, ये नॉर्थ है ये साउथ है, इन दोनों के बीच की दूरी 2l है ना। तो इस विद्युत द्विध्रुव की ध्रुव प्रवणता को मैं m से दर्शा देता हूँ। इसकी नॉर्थ पोल की प्रवणता कैपिटल है, स्मॉल m है, और इसकी भी स्मॉल m है। ठीक है, जनरली इसको -m से दर्शा देते हैं या फिर m1 या m2 से दर्शा देते हैं। तो जस्ट यहाँ पर ध्यान दें, इसके बीच की लंबाई और किसी भी एक ध्रुव की प्रवणता ले लो, मैंने इसको ले लिया m, इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जो निकल के आती है ये ध्रुव प्रवणता होती है। पुराने लेक्चर के अंदर भी मैं आपको बता चुका हूँ, इससे पिछले। और इस तरीके से आपने उसमें भी निकाली थी विद्युत क्षेत्र में, है ना। बस उसमें m की जगह पर क्या होता था, q होता था, यानी आवेश होता था। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट फैक्टर मैं यहाँ पर आपको क्या बताने वाला हूँ वो ये है कि आपने देखा होगा कहीं पर किसी वस्तु पर प्लस क्यू आवेश है, किसी वस्तु पर माइनस क्यू आवेश है, तो प्लस क्यू माइनस और माइनस क्यू आवेश अलग अलग रह सकते थे। क्या अलग अलग रह सकते थे, ये अलग अलग रह सकते थे। मेरी बातों के ऊपर ध्यान दीजिए। हालांकि आज बेस कैम शो नहीं हो चुका, मतलब बेस कैम संभव नहीं हो सका, ये समझ लीजिए। तो प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश अलग अलग रह सकते थे, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, अगर कोई चुंबक है इस तरीके से, तो उसके ऊपर एक पोल तो नॉर्थ होगा, एक होगा साउथ, एक होगा नॉर्थ, एक होगा साउथ। लेकिन अगर आप डाइपोल को पढ़ रहे हो तो आपको मानना पड़ेगा कि इधर आपने मान लीजिए नॉर्थ पोल को रख लिया, इधर नॉर्थ को कर लिया, इधर नॉर्थ को कर लिया। वास्तविकता में ऐसा संभव नहीं है, एक नॉर्थ रहता है तो दूसरा साउथ रहता है। अब आवेश का क्या है, किसी तरफ आपने प्लस क्यू आवेश ले लिया, किसी तरफ माइनस क्यू आवेश ले लिया, संभव है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, जो द्विध्रुव होता है चुंबकीय द्विध्रुव वो हमेशा रहता है। कोई भी चुंबक है उसके नॉर्थ और साउथ होंगे। अच्छा, आपने 20 में से काट दिया तो आपको लगेगा साउथ इधर हो गया, नॉर्थ इधर हो गया, नहीं। जो नई चुंबक बनेगी उसमें नॉर्थ इधर होगा, साउथ इधर, इधर जो नई चुंबक बनेगी उसमें साउथ इधर होगा, नॉर्थ इधर। यानी आप इनको कितना भी काट लो, नॉर्थ और साउथ हमेशा रहेंगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एक तरफ नॉर्थ नॉर्थ रह जाए, एक तरफ साउथ साउथ रह जाए। मेरी बात को समझ रहे हो। जैसे कोई बूंदी का लड्डू है, आप तोड़ तोड़ के एक बूंदी को बाहर निकाल सकते हो कि एक बूंदी बाहर रह जाएगी, है ना। लेकिन ऐसा द्विध्रुव मतलब जो चुंबकीय द्विध्रुव होता है इसके अंदर संभव नहीं होता। इसको आप कितना भी तोड़ लो, एक बूंदी कभी भी नहीं रहेगी। रहेगा तो नॉर्थ और साउथ साथ रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। रहेंगे तो साथ रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। इसे प्यार करना कहते हैं। बहुत जोरदार प्यार है इनके बीच में, है ना। बहुत तेजी से आकर्षित करते हैं। मैंने चुंबक में आपको बताया भी था, इस बात का याद रखना। ये अपनी चुंबक है, ये अपना नॉर्थ पोल है, ये मेरा साउथ पोल है। इसको काट दो तो भी एक तरफ नॉर्थ रहेगा, एक तरफ साउथ रहेगा, कभी भी खत्म नहीं होने वाला। इसकी प्रवणता m है, इसकी मान लीजिए माइनस के m है, तो और इनके बीच की जो लंबाई है वो है मान लीजिए 2l है। तो ध्रुवप्रवणता m इक्वल टू क्या होता है, m इंटू 2l। यहाँ पर भी मैंने आपको बताया 2l इंटू m या m इंटू 2l, कुछ भी लिख लीजिए। फिजिक्स से अपने बाप का राज चलता है यहाँ पर, मैंने आपको पहले भी बताया था इस बारे में। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, अपना ध्रुव प्रवणता के बारे में हो गया, डाइपोल के बारे में हो गया। एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पर क्या बताना चाहता हूँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि अगर इस तरीके से होता है कि एक तरफ नॉर्थ रहता है, इसका एक तरफ साउथ रहता है, इसका मतलब ये है कि
हर चुंबक द्विध्रुव की भांति ही व्यवहार करती है, क्योंकि हर चुंबक में एक तरफ नॉर्थ रहेगा तो दूसरी तरफ साउथ, ये तो कभी खत्म ही नहीं होता। हाँ, हर चुंबक ये मान लीजिए द्विध्रुव ही होता है, क्योंकि उसमें हमेशा एक तरफ नॉर्थ रहता है, एक तरफ साउथ रहता है, एक तरफ नॉर्थ रहता है, एक तरफ साउथ रहता है, तो वो भी एक तरीके से एक द्विध्रुव ही है। ठीक है, अब ये निकाल लिया। अब हम मान लीजिए प्रवणता निकाल रहे हैं। ऐसे निकालते थे ना, ये मान लीजिए आपका एक आवेश है Q और ये रहा एक आवेश है Q, या फिर Q मान लीजिए ये आवेश आपका Q1, ऐसे मानते थे अपन। ठीक है, कूलम पढ़ा था ना, कूलम का नियम पढ़ाते हैं। चलो आपको ये चुम्बक बनी हुई है, इसकी ध्यान मत दीजिए, अभी इधर ध्यान दो आप। ये कूलम का लॉ आपने पढ़ा होगा, कूलम लॉ क्या कहता था, ऐसे दो आवेश हैं प्लस Q, सॉरी यार मैं बार बार प्लस माइनस क्यों लिख देता हूँ, ये रहा Q1, ये रहा Q2। अब इनके बीच में जो बल लगेगा, मान लीजिए ये Q1 इसको Q2 इसको प्रतिकर्षित कर रहा है इस तरफ, और ये Q1 इसको प्रतिकर्षित कर रहा है इस तरफ, तो इनके बीच में जो बल लगता है वो समानुपाती होता है इनके बीच की दूरी के। इनके बीच की दूरी मान लीजिए L है, तो वो इस L के समानुपाती होगा, है ना। और इन दोनों के वर्ग के दूरी के, सॉरी मैंने फिर से गलत लिख दिया यार, मतलब मैं भी कूलम का नियम भूलने लगा हूँ। देखो ये जो आवेश है इसके समानुपाती होता है, इनके गुणनफल के समानुपाती होता है, इनके परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है, यानी F समानुपाती होता है Q1 और इंटू Q2 के, इनके परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है, आपको पता होगा। और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी L है तो L स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये चीजें मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ाई थी, होप आपको याद होगी, है ना, पढ़ते होंगे तो याद होंगी। हम तो टीचर कह रहे हैं, हमको क्या जरूरत है पढ़ने की। ठीक है, तो F समानुपाती है Q1 Q2 के, F समानुपाती है और व्युत्क्रमानुपाती है दूरी के वर्ग के। ठीक है, तो यहाँ से निकल के आया F समानुपाती किसके, Q1 Q2 के, और व्युत्क्रमानुपाती किसके, L स्क्वायर के। ठीक है, आगे बढ़ो। जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट निकल के आता है जिसे कहते हैं K। ठीक है, K इंटू Q1 Q2 बटा L स्क्वायर। L स्क्वायर दूरी है, जनरली हम इसको R से लेते थे पहले, तो F इजिकल टू K Q1 Q2 बटा L स्क्वायर, यही निकल के आता था। K क्या होता था, अपना नियतांक होता था, इसकी वैल्यू कितनी होती थी, μ0/4 पाई। मैंने आपको क्या बताया, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र के अंदर ज्यादा कोई घपला ही नहीं है, सभी चीजें लगभग सेम सी हैं, तो इसके अंदर भी यही मान के चलो सेम होगा सब कुछ। कैसे, देखो इसकी ध्रुवणता M1 है, इसकी M2 है, तो इनके बीच के लगने वाला जो बल है वो समानुपाती होगा किसके, M1 और M2 के, और व्युत्क्रमानुपाती होगा, इनके बीच की दूरी R ले ली तो इस R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्या होता है, इसके दोनों के समानुपाती होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो व्युत्क्रमानुपाती होता है ना, उसको नीचे लिखा जाता है बटे में। जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो आप सभी को पता है μ0/4 पाई, ये कांस्टेंट निकल के आता है, इनटू क्या है M1 बटा M2, M1 इंटू M2 बटा क्या है R स्क्वायर। तो ये क्या निकल के आ गई, बल निकल के आ गया, किसकी वैल्यू निकल के आ गई, बल की वैल्यू निकल के आ गई। ओके, यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कूलम का लॉ आपको याद है, अगर नहीं याद तो भाई बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, रिवीजन ही तो करना है आपको, जाकर चैप्टर 1 को पढ़ो जो कि मैंने पढ़ाया था आपको। ठीक है, इस तरीके से अपना ये हो गया। अब मैंने आपको क्या बताया था, F इजिकल टू होता है QE, याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो रिवीजन करो। F क्या है, अपना फोर्स है यानी बल है जो लग रहा है वो। Q क्या है, अपना आवेश है, आप सभी को पता है भैया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। E क्या है, अपना विद्युत क्षेत्र है, इसको Q1 लिख देता हूं मैं। E क्या है, अपना विद्युत क्षेत्र है। इस हिसाब से विद्युत क्षेत्र इक्वल टू क्या हो गया, ये Q इधर पहुंच जाएगा F के बटे में, तो विद्युत क्षेत्र हो गया F बटा Q1, विद्युत क्षेत्र हो गया F बटा Q1। ठीक इसी तरीके से इधर होगा, देखो जो चुंबकीय क्षेत्र है बराबर होगा, ध्रुव प्रवणता क्या है, मान लीजिए इसकी M1 है इनटू क्या E क्या है, अपना विद्युत क्षेत्र। सॉरी मैंने फिर से गलत लिख दिया यार, आज पता नहीं क्या हो रहा है, आदत नहीं है ना ऐसे ज्यादा पढ़ाने की, मतलब आदत तो है पर देखिए E इक्वल टू होता है F बटा Q। E क्या है, अपना विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र की जगह पर आएगा अपना चुंबकीय क्षेत्र B, बराबर क्या होगा F क्या है, बल बटा Q1। F क्या है, बल बटा Q1 क्या है, प्रवणता है, तो इसकी प्रवणता M1 है। आप M2 भी ले सकते हो, कोई भी आपको एक लेनी है। ठीक है, कोई भी आपको एक लेनी है। तो ये कैसे निकल के आ गया, इस तरीके से। F इज इक्वल टू ऑल यू नो दैट QE होता है, दोबारा बता रहा हूँ मैं आपको, F इज इक्वल टू ऑल यू नो दैट Q होता है, तो E इज इक्वल टू क्या हो गया, F बटा Q हो गया कि नहीं,
बताइए एफ बटा क्यू हो गया कि नहीं। ई होता है विद्युत क्षेत्र और क्यू होता है आवेश, लेकिन यहाँ पर विद्युत क्षेत्र नहीं है, यहाँ पर तो ध्रुव प्रवणता है चुंबकीय क्षेत्र की, मतलब उत्तरी ध्रुव की या दक्षिणी ध्रुव की, तो इसकी m1 है, जबकि यहाँ पर क्यू है, तो क्यू की जगह पर हमने m1 लिख दिया, विद्युत क्षेत्र की जगह पर चुंबकीय क्षेत्र लिख दिया। बस सिंपल सी बात है, इससे आगे कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, विद्युत क्षेत्र से रिलेट करके चलो, कोई भी नया नहीं है। विद्युत क्षेत्र की जगह चुंबकीय क्षेत्र आ गया, बल तो बल ही रहेगा, क्यू की जगह पर क्या आ गया, m1। ठीक है, क्यू की जगह पर क्या आ गया, यहाँ पर m1 निकल के आ गया। अब B इज इक्वल टू एफ की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट इंटू 4 पाई m1 इंटू m2 बटा क्या है r का वर्ग, बटी में क्या है m1 है, बटी में क्या है m1 है। बस ये जो f की वैल्यू है मैंने कहाँ पर पुट कर दी, इस वाले सूत्र से पुट कर दी। f इज इक्वल टू ये होता है, तो f की जगह पर मैंने यही लिख दिया। अब m1 से m1 को काट दो, तो b इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया, नॉट बटा 4 पाई इंटू m2 बटा r स्क्वायर। ये m2 क्या है भैया, m2 वही ध्रुव प्रवणता मैंने जैसे आपको बताया उसकी वैल्यू, ये m2। अच्छा, m2 की जगह आप m1 भी लिख सकते हो, कोई भी एक लेना है आपको, जैसी मर्जी वैसा आप ले लो। तो ये दो सूत्र अपने यहाँ पर निकल के आ गए। मैंने बताया था ना, चुंबकीय क्षेत्र ये रहा अपना, ये उसकी तीव्रता है, ये उसकी वैल्यू है। अब अपने को निकालना है क्या, अच्छी स्थिति के अंदर और निरक्षी स्थिति के अंदर। पहले थोड़ा सा याद कर लो किस तरीके से निकालते थे हम। इस तरीके से होता था अपना प्लस क्यू आवेश, इस तरीके से होता था अपना माइनस क्यू आवेश। हाँ या ना बोल, होता था कि नहीं होता था ना। तो हम यहाँ पर ले लेते अच्छी स्थिति में, इससे कुछ दूरी पर इस तरीके से कोई बिंदु P ले लेते थे। अब इस बिंदु P पर हम एक आवेश ले लेते, एकांक आवेश, जिसको Q नॉट कहते हैं। अब उसके ऊपर बल देखते थे, माइनस क्यू अपनी तरफ लगाएगा, प्लस क्यू प्रतिकर्षित करेगा। इस तरीके से करता था कि नहीं। फिर हम देखते थे इसके कारण जो लगने वाला बल है वो कितना है, फिर देखते थे इसके कारण निकलने वाला जो बल है वो कितना है। फिर नेट बल निकालने के लिए दोनों का इसको जोड़ देते थे, इसकी लंबाई लेते थे 2L। बिल्कुल सेम का सेम यहाँ पर होने वाला है, कोई भी वो नहीं होने वाला है। तो आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके एक बार उस चुंबकीय क्षेत्र को रिवाइज करके, मतलब जो चैप्टर 1 है उसको थोड़ा सा रिवाइज करे, अच्छी निरक्षी स्थिति में खुद करके देख सकते हो। 40% चांसेस है कि आपसे हो जाए, अदरवाइज 16% चांसेस है कि आपसे नहीं हो, क्योंकि आई नो आप 12th में हो अभी, तो धीरे धीरे सीखने का फेज है। 11 तो आप बर्बाद करके आई होंगे। तो देख लो इसमें क्या होता है, इसमें भी हम लेते हैं एक चुंबक को, ठीक है, ये एक चुंबक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अब यहाँ पर ले लिया हमने इस तरीके से अच्छी स्थिति में नॉर्थ या साउथ, कोई भी एक ले लो, मैंने नॉर्थ ले लिया, ठीक है। अब बहुत सारे बोलेंगे ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉर्थ होगा तो साउथ भी होगा। भैया कल्पना कर लो यार, नॉर्थ है। बहुत सारों को तो ये भी नहीं पता होगा अच्छी स्थिति क्या होती है, निरक्षी। एक्स अक्ष बाय अक्ष तो पढ़े होंगे गधों, इस तरीके से एक्स अक्ष और बाय अक्ष होते हैं। ये हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया बाय अक्ष। तो ये वाला अक्ष जो होता है, इस तरीके से कोई भी चीज को लेते हैं वो अच्छी होता है, इस तरीके से कोई भी चीज को लेते हैं वो निरक्षी होता है। जैसे ये रहा, इसी के समांतर हमने ले लिया इसको, तो ये अच्छी हो गया, है ना। और भी अच्छे तरीके से समझने के लिए एक चीज याद रखना, आपका जो घर है उसकी जो चौड़ाई होती है उसको आप जमीन के तल के लंबवत ऐसे नापते हो ना, जमीन के तल में ऐसे, जबकि ऊंचाई होती है कितना ऊंचा है तो उसको आप ऐसे नापते हो। तो जो ऊंचाई होती है वो उसकी वो क्या होती है, निरक्षी होती है। और जो फ्लैट है, चौड़ाई वगैरह नापते हो, वो होती है अच्छी यानी कि अक्ष पर, और निरक्षी यानी कि अक्ष के लंबवत। इस तरीके से अभी आपके समझ में आ जाएगा। पहले अच्छी में देख लो, यानी यहाँ पर कुछ दूरी पर स्थित बिंदु P स्थित है, इस पर मान लीजिए नॉर्थ पोल है, ठीक है, नॉर्थ पोल है। तो इसके ऊपर कितना बल लगेगा, ध्रुव प्रवणता कितनी होगी, उसको ज्ञात करना है। इसकी ध्रुव प्रवणता को मान लीजिए m मान लेते हैं, इसकी को भी m मान लेते हैं, m1 m2 मान लेते हैं। लेकिन आप सभी को पता है ध्रुव प्रवणता दोनों की जो है बराबर होती है ना, ये तो आपको पता ही होगा। नॉर्थ की भी जितनी होगी साउथ की भी उतनी होगी। फर्क सिर्फ इतना है, नॉर्थ इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा इस तरीके से, सॉरी, नॉर्थ प्रतिकर्षित करेगा इस तरीके से, और साउथ इस नॉर्थ को अपनी ओर आकर्षित करेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, ये प्रतिकर्षित करता है, ये आकर्षित करता है, दिशा विपरीत होती है। इसीलिए इसकी को हम m ले लेते हैं, इसकी ध्रुव प्रवणता को माइनस के m ले लेते हैं, जिसको मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर भी बताया था। एक को m ले लोगे, दूसरे को माइनस के m ले लेते हैं। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है।
अगर दिक्कत हो रही है तो वीडियो को पॉज करें, मन से शांति लें और जो भी पढ़ाया उसको समझने की कोशिश करें। हाँ भाई क्या पढ़ाया था गुरुजी ने, फिर आगे बढ़े। तो इस तरीके से ले लिया अच्छी स्थिति में, ये इसको आकर्षित करेगा, ये इसको प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, ये इसका सेंटर पॉइंट मान लिया O, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मैंने मान लिया R, है ना। और इन दोनों के बीच की लंबाई को 2L मानते हैं कि नहीं, बोलो। ये तो पता होगा, इन दोनों के बीच की लंबाई को 2L मानते हैं। तो इस तरीके से अच्छी स्थिति में ये हो गया। आप पहले इसके काट चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, फिर इसके काट चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, फिर दोनों का सम कर देंगे, आपके पास जो फाइनल वैल्यू वो निकल के आ जाएगी। चलिए डायग्राम ये बना हुआ है आपका, ये अपनी चुंबक है, ये रहा नॉर्थ आपका N लिख दिया, ये रहा साउथ, इसकी प्रवणता M1 है, इसकी प्रवणता M2 है। ये कुछ दूरी पर R दूरी पर बिंदु P आपका रखा हुआ है। इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है नॉर्थ के कारण, वो मान लीजिए B1 है, और ये इसको प्रतिकर्षित कर रहा है इस तरफ। और ये जो S है, ये जो S है साउथ है, ये इसको आकर्षित कर रहा है अपनी तरफ। क्या कर रहा है? आकर्षित कर रहा है अपनी तरफ। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को हम ज्ञात करने वाले हैं। ओके, स्टार्ट करें फिर। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे ये जो नॉर्थ पोल है, वो इसके ऊपर जो बल लगा रहा है वो कितना है, मतलब इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र इसके ऊपर उत्पन्न हो रहा है वो कितना है। तो चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र अभी मैंने आपको बताया, ये देख लो, B = μ0/4π × M2/R2 का स्क्वायर। M क्या है? उसकी ध्रुव प्रवणता, R क्या है? उनके बीच की दूरी। तो B = हो गया, B1 लिख देता हूं मैं इसको, = क्या हो गया, μ0/4π इंटू में क्या है, M1 क्या है? ध्रुव प्रवणता। तो नॉर्थ की ध्रुव प्रवणता कितनी है? M1 ही है, M1 ही ली है हमने, बटा दूरी। N और P के बीच की दूरी कितनी है पता नहीं, तो N और P की दूरी, बीच की दूरी मैंने मान ली NP है, इसका वर्ग। देख लो यही होता है कि नहीं, थोड़ा सा पीछे जाओ, μ0/4π R² यानी दूरी का वर्ग, और M जो प्रवणता है उसकी। ठीक है, M जो प्रवणता है उसकी, तो M इसकी प्रवणता M1 ले ली, इसकी प्रवणता M1, और दूरी यहाँ से यहाँ तक की मान लीजिए NP है। ठीक है, उसका क्या हो गया, वर्ग हो गया यहाँ पर। आई होप आपकी इतना समझ में आ गया होगा। तो अब B1 = क्या होगा, μ0/4π। ठीक है, N और P क्या है, N और P क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। अब देखो ज्ञात कैसे करें, ये रहा अपना N, ये रहा अपना P, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें ज्ञात करनी है। यहाँ से यहाँ तक की, ये पॉइंट O है मान लीजिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी L है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को अपने को ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे, अभी समझने की कोशिश करो थोड़ा सा। देखो, नॉर्थ और साउथ के बीच की दूरी कितनी है, 2L है कि नहीं, 2L है कि नहीं। ये जो केंद्र रहता है, इसका जो केंद्र रहता है, ये इसको डिवाइड करता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी L और यहाँ से यहाँ तक की दूरी L हो गई। देखो समझने की कोशिश करो, इस बबुआ को हटाओ, ये रहा आपका नॉर्थ, ये रहा आपका साउथ। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2L है ना। इससे इस तरीके से बिंदु P स्थित है। अब हमें यहाँ से N से P की दूरी निकालनी है, राइट, N से P की दूरी निकालनी है। हमें पता है इसके जो केंद्र है O, वहां से लेकर यहाँ तक की दूरी तो R है, P तक की दूरी R है, जो कि पहले से हमने ले रखी है, पहले से ही ले लेते हैं हम। ठीक है, इसका लॉजिक आपको समझ में अभी आ जाएगा, वरना चैप्टर 1 के अंदर पढ़ाया था तो यार इतना तो आपको याद होगा, बिल्कुल घमचक्कर तो हो नहीं तुम। अब देखो, किसी भी वस्तु है, इसकी लंबाई 2L है, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई L होगी, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई L होगी, और L और L टोटल 2L होगी, है ना। जैसे आपके फोन की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, बीच में से इसको तोड़ दो तो 2 टुकड़े बनेंगे, कितने, 5-5 सेंटीमीटर के। तो 2L है, बीच में से तोड़ दो तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई L है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई L। ठीक है, ये O रहा। अब आप सभी जानते हैं यहाँ से यहाँ तक की लंबाई R है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, L है। ठीक है, तो इस पूरी लंबाई में से इतनी लंबाई को माइनस कर दो, इतनी पूरी लंबाई में थे, आप इतनी लंबाई को माइनस कर दो तो बचेगी कौन सी, ये लंबाई। ठीक है, R - L कर दो तो बचेगी ये लंबाई। कैसे, मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके बताने वाला हूँ, देख लो। ये अपना नॉर्थ हो गया, ये अपना केंद्र O हो गया, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आपको पता है L है, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमें P ज्ञात करनी है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या है, R है। ठीक है कि नहीं। अब मैंने क्या किया, ये जो L लंबाई थी R में से इस L लंबाई को घटा दिया, L लंबाई यहाँ से यहाँ तक थी तो इसको मैंने घटा दिया। ठीक है, ये लो घटा दिया, ये पूरी R लंबाई थी, इसमें से ये जो L लंबाई थी इसको मैंने घटा दिया। तो ये जो बची दूरी ये कहाँ से कहाँ तक की है, N से P तक की है ना, बस।
ठीक है, तो आपको करना क्या है, O केंद्र से यहाँ तक की दूरी R है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है, L है। तो R में से L को माइनस कर दोगे तो बचेगी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, वो कितनी होगी, R माइनस के L। इसका वर्ग कर दो, ध्रुवपणता इसकी M है। ठीक है, ध्रुवपणता इसकी M है। तो ये B1 चुंबकीय क्षेत्र निकल के आ गया। सेम इसी तरीके से मैं B2 निकाल लेता हूँ, इधर इस कॉर्नर में पेन चेंज कर लेते हैं। जिंदगी रंगीन है, रंगीन लेते रहना चाहिए। B इज इक्वल टू म्यू नॉट बटा 4 पाई, है ना, सूत्र से हम लगेगा ध्रुवपणता। इसकी निकालना है, नॉर्थ के कार्ड निकाल ली, साउथ के कार्ड, इधर साउथ के कार्ड है। ठीक है, तो इसकी ध्रुवपणता M2 है। M2 है कि नहीं, बटे दूरी पता नहीं है, S से लेकर P तक की दूरी कितनी है बता नहीं है, S से लेकर P तक की, साउथ से लेकर बिंदु P तक की दूरी का वर्ग। ठीक है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट बटा 4 पाई। अब समझो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा। S से लेकर P, अब सभी को पता है इसके केंद्र से लेकर यहाँ तक की दूरी R है, फिर केंद्र से लेकर यहाँ तक की दूरी L है कि नहीं, ये L है, ये L है। अब इसमें बताने वाली कोई बात थोड़ी है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की L है, यहाँ से लेकर, अब S से लेकर आपको P तक की दूरी निकालनी है। अब सभी को पता है ये हो गई R, ये हो गई L, R और L दोनों को जोड़ दो, है ना, यहाँ से यहाँ तक की R, यहाँ से यहाँ तक की R और यहाँ से यहाँ तक की L, टोटल कर दो R और L, सॉरी L और R टोटल कर दो तो R और L, नॉर्थ से P तक की दूरी हो जाएगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक की R और यहाँ से यहाँ तक की L, तो ये हो गई R प्लस L का वर्ग। इसकी ध्रुवपणता को मान लीजिए M। लेकिन एक मिनट ध्यान दो, मैंने आपको क्या बताया, ये आकर्षित कर रही है, ये प्रतिकर्षित कर रही है, सॉरी ये इधर भेज रही है, ये आकर्षित कर रही है, तो इसकी ध्रुवपणता को हम नेगेटिव ले लेते हैं कि नहीं, बताओ, दिल पे आते हैं कि नहीं। तो ये इसकी ध्रुवपणता निकल के आ गई, सिंपल सी बात है। अब निकालते हैं अपनी नेट, कितनी टोटल ध्रुवपणता कितनी है, निकाल लो, सिंपल सी बात है। इसको मैं B से दर्शा देता हूँ, बराबर B1 प्लस B2। टोटल ध्रुवपणता कितनी होगी, ये नॉर्थ के कारण है और ये साउथ के कारण है, टोटल कर दो दोनों का तो आपके पास टोटल निकल के आ जाएगी। B1 कितना है, म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू M बटा R माइनस के L का स्क्वायर, प्लस म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू कितना है ये, माइनस के M बटा R प्लस L का स्क्वायर। म्यू नॉट बटा 4 पाई कॉमन आ गया, और कुछ कॉमन आ रहा है नहीं, और कुछ कॉमन नहीं रहे, और कुछ कॉमन लेना ही नहीं है आपको। दोनों में म्यू नॉट बटा 4 पाई है, देख लो इधर, बोलोगे खराब कर दिया बोर्ड, ये रहा ये रहा, दोनों में से कॉमन ले लिया, ये इधर अपन ने बचा कुचा M बटा R माइनस के L का स्क्वायर इधर लिख दिया, प्लस लगाए तो प्लस लगा दिया, प्लस का लगाओगे माइनस लगाओगे, इधर माइनस है, माइनस प्लस माइनस होता है, M बटा R प्लस के L का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम निकालना आता है ना छोरो, एलसीएम निकालना तो आता ही होगा तुम्हें। कैसे, M है, R प्लस L का स्क्वायर इधर कर दो मल्टीप्लाई में, माइनस R माइनस L का स्क्वायर इधर कर दो मल्टीप्लाई में, M है इधर M, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, तो अब क्या करोगे, R माइनस L का स्क्वायर R प्लस L का स्क्वायर इनमें मल्टीप्लाई होगा। ऐसे ही निकालते हैं ना एलसीएम, मुझे आता नहीं है बता दो। इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, है ना, इस वाली का इसमें मल्टीप्लाई, इस वाली का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं कि नहीं, अब हाँ या ना बोल। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, तो इसका इसमें कर दिया नीचे, इसका इसमें कर दिया M में, इसका इसमें कर दिया, इसको साइड से खिसका दो, रहने दो भैया, जगह पे रहने दो, बुरा मान जाएगी। ठीक है, मैं इसको कॉपी करके पेस्ट मार देता हूं फटाफट। कॉपी करने का ऑप्शन है ना, कॉपी डायरेक्टली, अरे यार ये तो लोचा हो गया वे, इसको कॉपी करने दो,
कॉपी 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 डायरेक्टली का ऑप्शन है, कट मार लेते हैं, हटाओ, लो पेस्ट कर दी, ये आ गया ऑप्शन। हम भी टैलेंटेड आदमी है यार। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं आगे। म्यू नॉट बटा 4 पाई, ठीक है। आर प्लस एल का स्क्वायर कितना होता है आप सभी को पता है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। निकाल लो, पहले इसका वर्ग करते हैं भैया, फिर इसका वर्ग करते हैं एल का, फिर 2 का गुणा कर देते हैं दोनों में, 2RL। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आता है ना, बस वही हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं किया, हमें ज़्यादा कुछ आता ही नहीं है। इधर देख लो, ये तो एम रहा। आर माइनस एल का स्क्वायर कैसे करते हैं, पहले आर का स्क्वायर, फिर एल का स्क्वायर, फिर माइनस लगा दो, फिर 2RL। अब इतना भी परेशान ना किया करो हमें कि सर ये कैसे आ गया है, आपको पता नहीं है ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल दिया, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2AB का। करना सीखो, अब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करने वाला यहाँ पर। ऐसे ए माइनस बी के स्क्वायर में यहाँ पर माइनस आ जाता है, तो यहाँ पर माइनस आ गया बटे में। अब ये हो गया अपना ए माइनस बी, और ये हो गया अपना ए प्लस बी। अब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, आप सभी को पता है। लेकिन यहाँ पर भी स्क्वायर लगा है, यहाँ पर भी स्क्वायर लगा है, तो भैया यहाँ पर भी स्क्वायर लगा दो, सीधी सी बात है, इसमें कौन सी दिक्कत है भैया, सब कर सकते हैं इसको। तो अगर आपने पुराने चैप्टर पढ़े हैं ना और फिर भी आपको दिक्कत आ रही है, तो आपसे बड़ा घन चक्कर फिर कोई नहीं है। ठीक है, आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर, ये पॉजिटिव था ना, का होल स्क्वायर, ठीक है। बी बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई। आपको डेरिवेशन ये बड़ी लग रही है, आगे चल के पता नहीं आपका क्या होगा। बड़ी लग रही है, सच्ची बताओ यार, बड़ी लग रही है। एम इंटू आर स्क्वायर करोगे तो एम आर स्क्वायर, एम इंटू एल स्क्वायर करोगे तो एम एल स्क्वायर, इसका इसमें करोगे तो 2MRL माइनस के एम आर स्क्वायर प्लस के एम एल स्क्वायर। इसको डायरेक्ट भी कर सकता था, पर वो हरकतें ही ऐसी है ना, मैं डायरेक्ट कर देता इसको चाहता तो। माइनस और माइनस प्लस के हो गया 2MRL। अब देख लो, इससे ये कैंसल, इससे ये कैंसल, समान है ना। चलो भाई ये दूसरी पेन से काट देते हैं, लो, नहीं तो तुम्हें चिंता चेता हो जाएगा। एम आर स्क्वायर से माइनस के एम आर स्क्वायर कैंसल, एम एल स्क्वायर से माइनस के एम एल स्क्वायर कैंसल, ठीक है। 2MR, अब एल कहाँ भाग गया ये, ठीक है, बटे आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर बटा 2। इतनी फास्ट स्लाइड किसने ऐड की है, देख लो, आज बिल्कुल रंगीन रंगीन लिख रहा है। बी बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई। टू एम आर एल टोटल हो गया 4MRL। आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, लो, तो ये अपनी निकल के आ गई वैल्यू। कुछ और करते थे, याद नहीं आ रहा, चलो याद दिलाते हैं तुमको। हम ये करते थे कि ये जो एल है ये क्या है, दो द्रव्यों के बीच की लंबाई। हम मानते थे कि ये बहुत ही ज्यादा छोटी है, बहुत ही ज्यादा छोटी है, बहुत ही ज्यादा छोटी है, मतलब बहुत ही ज्यादा छोटी है। और आर यानी त्रिज्या ये बहुत ज्यादा बड़ी है, यानी इस तरीके से नॉर्थ है, इस तरीके से नॉर्थ है, इस तरीके से साउथ है। ये जो एल है ये बहुत ही ज्यादा छोटी है, जबकि ये आर है बहुत ही ज्यादा बड़ी है। तब ऐसी कोई कंडीशन आती है जब एक चीज बहुत ही ज्यादा छोटी हो जाती है तो उसको नेगलेक्ट कर देते हैं, यानी मानते ही नहीं है। तो एल स्क्वायर को हटा दो, हटा दो मतलब कुछ भी मान लो, 0 मान लो, ये मान लो, तो बचा आर स्क्वायर, वर्ग ऊपर से 2 है, ठीक है, ये, और 4MRL, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2MRL, 2 गुणे 2 करोगे तो 4MRL आ जाएगा। अब ये क्योंकि यह बकवास, अभी देख लो, 2 ये 2MRL क्या होता है बे,
शुरुआती दौर में आओ ना, M2L क्या होता है ये, M2L, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे तरीके से लिख देता हूं। ये 2ml क्या होता है, ये होती है आपकी ध्रुवणता, तो इसको मैं M लिख देता हूं, थोड़ा अच्छे तरीके से लिखेंगे। (2mR) बेटा R की घात 4 हो गया। तो ये निकल के आया, समझ लो कैसे आया, एक बार और समझ लो। 4mRL को मैंने कैसे लिख दिया, 2 गुणित R गुणित 2 गुणित M गुणित L, 2 दूनी 4, 4RML, गुणा करके देख लो यही आएगा। 2LML क्या होता है आप सभी को पता है, कैपिटल है, ध्रुव प्रवणता शुरुआत में ही बताया था, मतलब स्टार्ट हुई थी तभी, है ना, ये सूत्र स्टार्टिंग में ही लिख दिया था, कंफ्यूज हो गया इसीलिए मुझे पता था। 2R मल्टीप्लाई में 2R और M क्या हो गई, ये 2ml, ये पूरी M हो गई अपनी, ठीक है। R की घात वर्ग है तो ये 4 हो गया R की घात। तो ये कितनी निकल के आ गई, अच्छी स्थिति के लिए भैया कब तक हैंड राइटिंग जमाएंगे, कभी तो अपनी असलियत पे आएंगे। तो ये अच्छी स्थिति में निकल के आ गया। अब बात आती है निरच्ची स्थिति में। निरच्ची स्थिति में मैंने कहा था अच्छी स्थिति ऐसी, निरच्ची स्थिति ऐसी। तो अच्छी स्थिति में चुंबक ले ली थी अपन ने नीचे भैया ऐसे, ये ले ली चुंबक नॉर्थ और साउथ, और यहाँ पर बिंदु P ले लिया था। और निरच्ची में कैसे लेंगे, ऊपर लेंगे बिंदु P, ये रहा अपना बिंदु P। अब इसके ऊपर बल कैसे लगेगा थोड़ा सा समझो, यहाँ पर मुझे पता है आपकी समझ में नहीं आएगा, आप घनचक करो 1 नंबर के। ये हो गया नॉर्थ, वैसे आपको बुरा तो नहीं लगता, नहीं लगना नहीं चाहिए, वैसे अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाओ कि हम कहें तो बुरा ना लगे। यहाँ से इस तरीके से मान लो R दूरी पर बिंदु P स्थित है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता नहीं है कितनी है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी का भी पता नहीं है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी का भी पता नहीं है, लेकिन अब ध्रुवणता निकाल ली है तो उसके लिए दूरी तो चाहिए होगी ना, कि बिना दूरी के काम चल जाएगा। ली थी ना यहाँ पर बिंदु P की दूरी ली थी, कितना परेशान हुए थे निकालने में बिंदु P की दूरी, नॉर्थ से भी साउथ से भी, तो वो तो यहाँ पर भी चाहिए होगी। बिंदु P लिया है तो नॉर्थ से दूरी कितनी है, साउथ से दूरी कितनी है पता नहीं है, इसीलिए डंडा खींच लिया, अभी निकाल लेंगे दूरी कितनी है। अब यहाँ पर क्या मान लीजिए नॉर्थ पोल है, हालांकि होता नहीं है, कल्पना कर लीजिए, तो नॉर्थ नॉर्थ को प्रतिकर्षित करेगा इस तरफ, साउथ साउथ को प्रतिकर्षित करेगा इस तरफ। अब समझने वाली बात यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नॉर्थ की ध्रुवणता M है, साउथ की भी M ही रहेगी। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर भी दिशा इस तरफ ही आ रही है, यहाँ पर भी दिशा इस तरफ ही आ रही है, विपरीत नहीं है कि एक इधर हो एक इधर हो, विपरीत होते हैं तो चिन्ह ऋणात्मक ले लेते हैं, विपरीत नहीं है, ये इस तरीके से है। और इस तरीके से जब होती है तो इसका हम लेते हैं परिणामी इस तरीके से, यहाँ पर मान लीजिए थीटा एंगल है, यहाँ पर मान लीजिए थीटा एंगल है, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र B1 उत्पन्न हो रहा है, यहाँ पर B2 उत्पन्न हो रहा है, तो इसका परिणामी इधर कितना आएगा, B1 cos थीटा और B2 cos थीटा, दोनों को जोड़ दो। अभी समझ में नहीं आया होगा, आई नो, अब घनचक करो 1 नंबर के, देखो अरे नहीं लगेगी, ये अपना B वेक्टर है और ये अपना B वेक्टर है, ये B1 वेक्टर हो गया, ये B2 वेक्टर हो गया, ठीक है, इस तरीके का B1 हो गया B2 हो गया। तो अब ये इधर है ये इधर है, तो हम इस तरीके से परिणामी निकालते हैं, क्योंकि आपने सदिश पढ़ा नहीं होगा मुझे पता है, 11वीं तो बर्बाद करके बैठे, हम खुद 11वीं बर्बाद करके बैठे, हमने खुद ने 11वीं नहीं पढ़ी थी। क्या है, बोर्ड का आनंद तो रहता है ना, पर 12वीं में पता चलता है, इसीलिए 11वीं की भरपाई होती है। अब ये B1 वेक्टर है, ये B2 वेक्टर है, तो इसका परिणामी इधर आएगा B वेक्टर। अब ये बराबर होगा किसके, यहाँ से यहाँ का कोण मान लीजिए थीटा है और यहाँ से यहाँ का कोण मान लीजिए थीटा है, तो इसका घटक इधर लेते हो तो ये तो मैंने बताया था ना आपको B1 cos थीटा आता है, इधर आता है साइन थीटा, इधर भी आता है घटक, इधर क्यों नहीं आएगा वाला, इधर आता है साइन थीटा, जिधर कोण नहीं होता, और जिधर कोण होता है उधर आता है cos थीटा। इस B2 का भी इधर आएगा, इधर B2 cos थीटा आएगा कि नहीं, और इसका ऐसे भी आएगा क्या, B2 sin थीटा।
देख लो, इधर थीटा बन रहा है तो जिधर थीटा बनता है उधर आता है कॉस थीटा, जिधर नहीं बनता उधर आता है साइन थीटा। इधर कौन बन रहा है थीटा, तो इधर आ गया b1 कॉस थीटा, इधर नहीं बन रहा तो साइन थीटा। पिछले लेक्चर के अंदर खूब मस्ती से बताया है, बहुत सारी जगहों पर मैंने आपको इस बात के बारे में बताया है। ठीक है, तो b1 कॉस थीटा b2 कॉस थीटा हो गया। अब सिंपल सी बात क्या है, साधारण सी बात क्या है, b कितना होगा, इसके कारण कितना लग रहा है इधर b1 कॉस थीटा, इसके कारण इधर कितना लग रहा है b2 कॉस थीटा। b1 कॉस थीटा b2 कॉस थीटा दोनों को जोड़ दो तो ये निकल के आ गया चुंबकीय क्षेत्र। अच्छा, ये भी तो लग रहा है, ये ऊपर लग रहा है, ये नीचे लग रहा है, इसको नहीं जोड़ोगे तो देख लो भैया, ये हो गया b1 साइन थीटा माइनस के, ये हो गया b2 साइन थीटा। अब ये अन्याय क्यों, इसको तो तुमने जोड़ दिया, इसको घटा दिया। देखो भैया, ये ऊपर की तरफ लग रहा है, ये नीचे की तरफ लग रहा है, दिशा विपरीत है, तो दिशा विपरीत है तो बल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे कि ये एक वस्तु है, अब एक व्यक्ति इसको इधर खींच रहा है, एक व्यक्ति इसको इधर खींच रहा है बराबर बल से, तो वस्तु किधर जाएगी। अब भैया एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, तो वस्तु तो कहीं पर नहीं जाएगी, कि दोनों तरफ बराबर बल लग रहा है विपरीत दिशा में, दोनों तरफ बराबर बल लग रहा है विपरीत दिशा में। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये एक सदिश राशि होती है तो बल शून्य हो जाता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कई दफा। ठीक है, तो इधर का तो शून्य हो जाएगा, ये मान के चलो, और मैं आपको करके बता दूंगा। फिलहाल आपको बस समझने पर फोकस करना है। क्या समझने पर फोकस करना है कि देखो, ये नॉर्थ पोल है, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा इस तरफ, और ये साउथ है, इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो उत्पन्न होगा इस तरफ। ठीक है, अब इसके घटक करो भैया, लो इससे करते हैं, इस वाली पेन से कलरफुल से। तो एक घटक इधर आएगा इसका, यहाँ पर मान लीजिए थीटा कोण बन रहा है, थीटा कोण। तो नॉर्थ के कारण अगर चुंबकीय क्षेत्र b1 उत्पन्न हो रहा है तो इधर थीटा बन रहा है, तो इधर कौन सा आएगा, v1 cos थीटा वाला घटक, राइट। इधर साउथ के कारण चुंबकीय क्षेत्र b2 उत्पन्न हो रहा है, तो इसके कारण जो घटक आएगा वो होगा v2 cos थीटा, है ना, क्योंकि साउथ इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा और नॉर्थ प्रतिकर्षित करेगा इधर की ओर। ठीक है, तो इधर आ गया b1 cos थीटा b2 cos थीटा। नीचे की तरफ भी आएगा भैया, नीचे की तरफ कौन सा घटक लेते हैं, साइन थीटा वाला, तो इसका थीटा इधर बन रहा था तो b2 cos थीटा इधर आ गया, तो इधर कौन सा आ गया फिर b2 साइन थीटा। ठीक, इसी तरीके से एक घटक ऊपर की तरफ जाएगा, वो कितना होगा b1 साइन थीटा। सिंपल सी बात है, होगा कि नहीं। अब देखो, समझने वाली बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर। b1 और b2, पहले b1 और b2 दोनों की वैल्यू निकालो। देखो, ये केंद्र है अपना O, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2l है, तो आप सभी को पता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी l होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी l होगी। ठीक है, अब ये जो थीटा कोण यहाँ पर बन रहा है वो थीटा कोण यहाँ पर बन रहा है, थीटा कोण यहाँ पर बन रहा है ना। अब ये कैसे बन रहा है इसको भी थोड़ा सा समझ लो, पूरा डायग्राम बनाना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। ये अपने नॉर्थ भाई साहब, ये अपने साउथ भाई साहब, ये इस दिशा में, ये इस दिशा में। ठीक है, परिणामी निकाला है कुछ इस दिशा में। ठीक है, तो देखो ये लाइन भी ऐसे है कि नहीं, और ये लाइन भी ऐसे है, यानी एक ऐसे लंबवत है और एक इस तरीके से जा रही है। बीच में कितना एंगल है, मान लीजिए थीटा एंगल है, तो जो थीटा एंगल इधर बन रहा है वही थीटा इधर एंगल इधर बन रहा होगा। तो वही मैंने किया है, यहाँ पर जो थीटा एंगल है वही यहाँ पर थीटा एंगल बन रहा है। ठीक है, अब जो थीटा एंगल बन रहा है वो थीटा एंगल यहाँ पर बनेगा, क्यों, क्योंकि बीच में से लिया ना मैंने, यानी कि केंद्र से बिंदु P दूरी पर स्थित है, तो दोनों की तरफ झुकाव भी सेम होगा भाई। ये तो सिंपल सी बात है भाई, बीच में यहाँ से इस तरीके से बो गया तो जिधर थीटा कोण इधर बनेगा, थीटा कोण इधर बनेगा। इधर ऐसा नहीं है कि इधर ज्यादा बनेगा इधर कम बनेगा। हाँ, इधर मैं इस तरीके से ले लेता, ऐसे मान लीजिए कोई त्रिभुज है तो मैं इस तरीके से ले लेता, ऐसे इसमें मैं दूरी को इधर ले लेता तो इधर यकीनन थीटा कोण बनता, फिर इसका इस तरीके से कोण बनता। लेकिन यहाँ पर ली है इसके केंद्र से बराबर, तो जो थीटा कोण इधर बनेगा वही थीटा कोण इधर बनेगा। आई होप आप समझ गए होंगे इसको। ठीक है, तो जो थीटा कोण इधर बन रहा है, अब देखो वही सिंपल सी बात है, लंबवत ये लंबवत ये, तो लंबवत ये और ये क्या है, ये लंबवत ये, तो वही थीटा कोण यहाँ पर बन गया, है ना। सिंपल सी बात है, सब जगह पर थीटा कोण बन रहा है, इतना मान के चलो। अब ये मैंने आपको अच्छी स्थिति में भी खूब समझाया था, निरच्ची में मतलब निरच्ची स्थिति में खूब समझाया था पहले,
मतलब एक ही चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं ये मान के चलो तुम तो, बस प्लस क्यू माइनस क्यू की जगह वो आ गया एम माइनस के एम। तो बी इक्वल टू क्या होता है म्यू नॉट बटा 4 पाई, होता है कि नहीं। अब देखो समझने वाली बात यहाँ पर क्या है, हम लेते हैं क्या, अब जैसे साउथ के कार्ड निकाल रहे हैं, ठीक है, साउथ के कार्ड मान लीजिए B1 चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, नॉर्थ के कारण मान लीजिए B2 चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। समझने वाली बात क्या है, यहाँ पर देखो म्यू नॉट बटा 4 पाई, यहाँ पर आता है आर का स्क्वायर, नीचे आता है कि नहीं ये तो आप सभी को पता है। देखो यहाँ पर कोई बताने वाली बात नहीं है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है बिंदु P की, और साउथ से यहाँ तक की बिंदु P की दूरी कितनी है, यही ली थी, इधर भी ली थी, देख लो दोबारा देख लो, नॉर्थ से P की दूरी, साउथ से P की दूरी है ना, वही मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। नॉर्थ से P की दूरी कितनी है पता नहीं है, साउथ से P की दूरी कितनी है पता नहीं है, लेकिन हाँ अगर इसको गौर से देखोगे तो ये एक समकोण त्रिभुज नहीं बन रहा है इस तरीके से, ये 90 डिग्री का एंगल है ना, पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर लगा दो। आपको लाल बटे कक्का याद है, लाल बटे कक्का, ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन, सिंक कॉस टेन। साइन का मतलब होता है क्या लंब बटे कर्ण, कॉस का मतलब क्या होता है आधार बटे कर्ण, और टेन का मतलब क्या होता है लंब बटे आधार। अब सबसे आपको कोई मतलब नहीं है, इधर देखो साइन का मतलब क्या होता है लंब बटे कर्ण, लाल बटे कक्का इसको याद कर लेना। साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर कितना होता है लंब बटे कर्ण, ये आप सभी को पता होगा है ना, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बिल्कुल तो होंगे नहीं यार, मैं कहता रहता हूँ, मतलब इतने तो बिल्कुल नहीं होंगे। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, चलो छोड़ो मैं डायरेक्ट ही बता देता हूँ आपको। ये आपका कर्ण हो गया, ये आपका आधार हो गया, ये आपका क्या हो गया लंब हो गया कि नहीं देख लो। ये बिंदु P है, ये आपका नॉर्थ है, नॉर्थ से P की दूरी आपको ज्ञात करनी है। आपको पता है ये R दूरी पर केंद्र से इस तरीके से स्थित है, और केंद्र से ये दूरी भी आपको पता है, तो ये दूरी R हो गई, ये दूरी L हो गई, तो ये आपका लंब हो गया, ये आपका कर्ण आधार हो गया, और ये आपका कर्ण है। आप सभी को पता है कर्ण का स्क्वायर कर दो, आप कर्ण का वर्ग कर दो बराबर लंब का वर्ग, लंब कितना है L, इसका वर्ग प्लस आधार कितना है R स्क्वायर, मतलब अब वर्ग का पश्चांतर कर दो तो कर्ण इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया अंडर रूट के L स्क्वायर प्लस के R स्क्वायर। ट्रिगोनोमेट्री आपको बेसिक्स ही तो आनी चाहिए भैया, नहीं आती तो सत्यानाश हो जाएगा आपका, मैं नहीं आगे भी, ठीक है। अगर आप अच्छे से एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो ट्रिगोनोमेट्री हर जगह लगती है। मैं एक और बार बता देता हूँ आपको, दिस इज लास्ट टाइम। 90 डिग्री का एंगल, ये रहा अपना नॉर्थ, आप सभी को पता है ये रहा अपना बिंदु P, और ये उसका केंद्र है, इस तरीके से इधर साउथ है, ठीक है, रिलेट कर लेना। आप सभी को पता है बिंदु P केंद्र से कितनी दूरी पर है R दूरी पर, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आप सभी को पता है L है, तो ये तो अपना एक समकोण त्रिभुज बन गया। और उसका कर्ण के सूत्र क्या होता है, कर्ण का वर्ग कर दो बराबर लंब का वर्ग, लंब कितना है अपना R, तो R का वर्ग कर दो, फिर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है आधार कितना L, तो L का वर्ग कर दो, कर्ण का पश्चांतर कर दो तो अंडर रूट के R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब ये नहीं पता आपको कैसे निकला तो यूट्यूब पर सर्च कर लेना पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी निकल के आ गई R स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर। भैया समकोण त्रिभुज तो इधर भी बन रहा है, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई भी L R है और लंबाई आधार भी L है, ठीक है, ये भी एक समकोण त्रिभुज है, और इसकी लंबाई कितनी है R है, और इसका भी अगर आप देखोगे आधार कितना है R है। तो जब इसकी लंबाई सेम है आधार सेम है, तो जो कर्ण इसका निकल के आया वही कर्ण इसका निकल के आएगा R स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर। तो दोनों की लंबाई क्या हो गई अंडर रूट के R स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर का वर्ग, यहाँ पर अंडर रूट के R स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर का वर्ग। इसकी ध्रुवप्रता कितनी है m है, और इसकी कितनी है m है, ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो वर्ग करोगे तो म्यू नॉट बटा 4 पाई एन टू एम बटा R स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर है कि नहीं, वर्ग करोगे तो R स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर, यहाँ पर भी म्यू नॉट बटा 4 पाई, वर्ग करोगे तो अंडर रूट कट जाएगा तो m बटा R स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर। तो कुल मिलाकर मैं अभी तक आपको यही समझाना चाहता था कि दोनों का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो समान निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा समान निकल के आएगा, है ना। अब बोलोगे, अब तुम्हारे मन में डाउट आ रहा होगा, दोनों को मैं डाउट को सॉल्व कर देता हूँ। अब बोलोगे कि ये आपने m लिया है, ये भी m लिया है, माइनस m क्यों नहीं लिया। देखो समझो, यहाँ पर जो दिशा बन रही है उसके घटक कर रहे हैं हम। देखो इधर देखोगे तो चुंबकीय क्षेत्र भी इधर है, चुंबकीय क्षेत्र भी इधर है, तो इसके घटक देखोगे तो दोनों की है, मतलब विपरीत दिशा में नहीं है।
अब बोलोगे यहाँ पर तो विपरीत दिशा में है, यहाँ पर विपरीत दिशा में, यहाँ पर विपरीत दिशा में नहीं है। तो जहां पर विपरीत दिशा में नहीं है वहां पर तो चुंबकीय क्षेत्र समान आ गया, ठीक है। यहाँ पर ध्रुव प्रवणता m है, यहाँ पर ध्रुव प्रवणता m है, वहां पर तो समान आ गया, ठीक है। और जहां पर विपरीत दिशा में है वहां पर क्या आ गया, माइनस के एम आ जाता है। आप सभी को बताया विपरीत दिशा में माइनस के एम लेते हैं, तो माइनस के एम होगा तो एम और माइनस के एम ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा ना, म्यू नॉट बटा 4 पाई एम बटा आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर। ये अपना निकल के आया है चुंबकीय क्षेत्र, इतना याद रखो, बस इतना याद रखो, है ना। ये तो आपको पता है कैसे निकल के आया है ना, ये तो आपको पता है कैसे निकल के आया है, ये अभी हमने निकाला है। दोनों के कार्ड समान है, दोनों के कार्ड क्या निकल के आया है, समान निकल के आया है। बस आपको इतना ही याद रखना है और सब कुछ मैं करा दूंगा, चिंता ना करो। बस b बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई एम आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर। अब देखो ये कितना आ रहा है, b1 cos थीटा प्लस के b2 cos थीटा, b1 cos थीटा प्लस के b2 cos थीटा। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, अंडर रूट के आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर। ओके, अब समझो, थोड़ा सा समझने वाली दिक्कत है यहाँ पर, वही मैं आपकी दूर करना चाहता हूँ। आप बोलोगे कि आप हमेशा एक ही घटक को क्यों ले रहे हो, आप इसको भी तो ले सकते हो कि ये नीचे, ठीक है। इधर कितना है b2 साइन थीटा, इधर कितना है b1 साइन थीटा, ये तो आपको पता ही होगा, है ना, ये तो आपको पता ही होगा, सीधी सी बात है, ये तो आपको पता ही होगा। अब देखो समझने की कोशिश करो। यहाँ पर पहले मैं इसको ले लेता हूँ b1 साइन थीटा प्लस के b2 साइन थीटा, पहले मैंने इसको ले लिया, ठीक है। आप सभी जानते हैं b1 और b2 इक्वल है, b1 b साइन थीटा, b साइन थीटा। आपको पता है इसकी दिशा ऊपर की तरफ है, इसकी दिशा विपरीत तरफ है, तो इसकी ध्रुव प्रवणता माइनस हो जाएगी, इसीलिए ये माइनस का हो जाएगा। और तो चुंबकीय क्षेत्र का प्रमाण तो सेम है ना, b इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, दोनों का क्या निकल के आया था, म्यू नॉट 4 पाई बटा m इंटू आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर। यानी जो इसका है b1 और b2 ये सेम है, तो b1 की जगह पर भी मैंने b लिख दिया, b2 की जगह पर भी b लिख दिया, क्योंकि दोनों सेम है। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा, 0। यानी कि इसको हमें गिनना ही नहीं है, क्योंकि ये विपरीत दिशा में है और बराबर हैं, इसीलिए एक दूसरे को काट के 0 कर देंगे। तो अब हमें गिनना है, किसको गिनना है, ओनली इसको गिनना है, b1 cos थीटा प्लस के b2 cos थीटा, ठीक है। साइन थीटा वाला घटक तो कैसा हो गया, शून्य हो गया। अब सभी को पता है b1 और b2 इक्वल है, b1 और b2 इक्वल है, तो इसको मैं ऐसे b करके लिख देता हूँ, ठीक है, b करके लिख देता हूँ, इसको b डैश लिख दिया मान लीजिए। तो बचे मैं क्या, बचा क्या इधर, cos थीटा, b1 इधर से कॉमन आ गया, तो इधर cos थीटा बचा, इधर भी अपना क्या बचा, cos थीटा ही बचा, b दोनों में से कॉमन आ गया, b डैश बराबर 2 गुणित cos थीटा और cos थीटा अपना, ठीक है। cos थीटा 2 cos थीटा, सिंपल सी बात है। b की वैल्यू अपने को पता है म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू m बटा आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर। इंटू में कितना है, 2 है, इंटू में कितना है, cos थीटा। ऑल यू नो दैट cos थीटा बराबर कितना होता है, cos थीटा बराबर कितना होता है, लाल बटे कक्का सिन cos tan, cos बराबर आधार बटा कर्ण, आधार कितना l है, कर्ण कितना है, अंडर रूट के आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर, है कि नहीं। अब ये हो गया 2 इंटू एम इंटू एल बटे में 4 पाई, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को आप लिख सकते हो आर स्क्वायर, इधर देखो, इधर है आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर, थोड़ा सा तिरछा लिख रहा हूँ, समझने की कोशिश करना, इधर है आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर। सर क्या बोल रहे हो, इधर तो अंडर रूट है ना, तो अंडर रूट को मैं 1/2 लिख सकता हूँ, आपको पहले भी कई बार बताया है, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 घात, ठीक है। मल्टीप्लाई करो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसकी घात 1 है, इसकी घात 1/2 है, जब समान संख्या होती है तो घात जुड़ जाती है, 1 और 1/2 को जोड़ो, 2 एकम 2 और 3/2,
ठीक है, जोड़ के देख लेना खुद, 3/2। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ आर स्क्वायर, और इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर की घात 3/2, 2 इंटू एल एम इंटू एल। 2 ml कितना होता है, ध्रुव प्रवणता किससे दर्शाते हैं, कैपिटल एम से, तो इससे मैंने दर्शा दी, बटे 4 पाई। देखो अब यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2। हमेशा की तरह एल जो है बहुत छोटी लंबाई होती है आर के मुकाबले में, आर बहुत ज्यादा बड़ी है, एल बहुत छोटी है, तो एल को मैं नेगलेक्ट मान लेता हूँ, यहाँ पर क्या मान लेता हूँ, शून्य मान लेता हूँ, मान लीजिए। तो आर स्क्वायर की पावर कितनी हो गई, 3/2, 2 से 2 कैंसल, तो यहाँ पर कितना निकल के आया, इसको इरेज कर दिया मैंने, V0 इंटू एम बटा 4 पाई इंटू आर की घात 3। ठीक है, तो ये क्या निकल के आ गया, चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, तो ये अच्छी स्थिति में, निरच्ची स्थिति में हमने सब तरीके से ज्ञात कर लिया। अब एक इम्पोर्टेंट फैक्टर जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको लगता होगा शायद ये, ठीक है, यहाँ पर एक और पेज ऐड कर देता हूँ। ये मैं आपको एक मस्त चीज बताने वाला हूँ। सम टॉपिक, कुछ टॉपिक होते हैं जो बहुत ज्यादा इजी होते हैं, फिर भी मैं उनको कट इन करके पढ़ा देता हूँ, पता है क्यों। देखो अब अच्छी स्थिति में, निरच्ची स्थिति में मैंने आपको क्या बताया, इसको आप विद्युत क्षेत्र वाले चैप्टर से पढ़ लो पहले और खुद करके देखो, यकीन है मुझे आप कर लोगे इस चीज को, बहुत ही ज्यादा इजी होता है। थोड़े से वैसे शब्द में प्रयोग कर लेता हूँ, तो बुरा मत माना कीजिए, अपने व्यक्तित्व को ऐसा डालिए। देखो मुख्य बात यहाँ पर क्या है कि मैं इन क्वेश्चन को घुमा फिरा कर आपको बताता हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको एक ही तरीके से बताता हूँ ना, तो आप उसका जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है उसको नहीं सीख पाते हो। मैं उसको घुमा फिरा कर इधर ये सूत्र लगाया, उधर ये सूत्र लगाया, चाहता तो मैं इसको डायरेक्ट कर सकता था और आपकी समझ में भी आ जाता पूरा, बट मैंने इसको जानबूझ के घुमा फिरा के कराया, क्योंकि मैं इसको आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, सीधी सी बात है। अब थोड़ा सा घुमा के फिरा के, इधर से एल उधर से आर करके, है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके पढ़ाता हूँ, तो ऐसा नहीं है समझ में नहीं आएगा, समझ में मुझे यकीन है ये भी आ गया होगा, थोड़ा सा समय लगेगा आपको, समझ में ये भी आ गया होगा। लेकिन देखो अब ये होता है कि अभी यहाँ पर आप आसानी से कर से जा रहे हो सारी चीज़ों को, फिर आप आगे जाके कोई टफ एग्जाम लड़ते हो तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, और ये मैंने पर्सनली नोटिस किया है। इसीलिए ज़रूरी है कि आपको थोड़ा सा घुमा के फिरा के फिर आपको याद आता है कि हाँ यार, बंदे में दम तो थी, वो साला इक्वेशन को चारों नजरिए से समझा देता था। अब इसको मैं डायरेक्ट करवा सकता था, इसमें कोई नहीं था, b1 b2 cos थीटा लिया, b1 की वैल्यू अलग निकाल ली, b2 की वैल्यू अलग निकाल ली, b1 b2 की वैल्यू पुट करके डायरेक्ट आंसर निकल आता था। लेकिन उससे जो कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग थी, एल बहुत छोटी, और ये सब मतलब आपको बहुत सारी चीजें थी जो आप मिस कर जाते, है ना। उनमें क्या है, देखो मेन दिक्कत यहाँ पर आती है ऑनलाइन एजुकेशन में, कि जो टुच्चे मुच्चे डाउट हो जाते हैं ना, वो छूट जाते हैं, बहुत ही छोटे छोटे टुच्चे मुच्चे डाउट वो छूट जाते हैं। अब वो जब छूट जाते हैं तो आप उनको गूगल पर भी सर्च नहीं कर सकते थे कि ऐसा क्यों हुआ, और वो टुच्चे मुच्चे डाउट आपको कोई बताता भी नहीं है। इसीलिए उस इक्वेशन को थोड़ा सा घुमा के फिरा के तोड़ के मरोड़ के इस तरीके से करते हैं कि एक इक्वेशन, अब ऐसा नहीं है मैंने सरल तरीके में समझाया नहीं हूँ, मैंने पिछले लेक्चर के अंदर जब हमने पढ़ा था सरल तरीके से समझा दिया था चैप्टर 1 के अंदर। इसीलिए मैंने इसके अंदर कि जो पढ़ा हुआ चीज है उसको एज इट इज ऐसा का ऐसा समझा दिया जाए तो थोड़ा सा मजा नहीं आएगा, इसीलिए इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करो, क्या टफ चीजों से लड़ने में ना कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, इसको रिवीजन कर लेना, है ना, नोट्स आपको इसके देखने को मिल ही जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, और ये सिक्योरिटी वगैरह बाद में देख लूंगा मैं। चलिए मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।